नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के सेट नंबर 8 को, राइट। एंड जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग यूपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी के सभी एस्पिरेंट्स जो कि स्टडी आईक्यू को फॉलो करते हैं उनको बता दूं कि यदि आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं और अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो हमने पुरानी वीडियोस के लिए एक प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल सकता है। वहाँ पर जाके आप पुरानी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रीलिम्स बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम राइट नाउ टू फोकस ऑन द क्रैश कोर्स, टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स जो कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेट नंबर 8 को, जिसमें हम लोग जो टाइम पीरियड कवर कर रहे हैं दैट इज़ जून, जुलाई, अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप पे हमने आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है दैट गोज़ बाय द नेम ऑफ यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है एंड यदि आप आने वाले प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं डेफिनेटली इस कोर्स को बाय कीजिएगा सो दैट यू कैन सिक्योर योर सीट फॉर मेंस, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये 5 विषय आपके साथ कवर करने वाले हैं और यहाँ पर बेसिकली जो थीम है इस पूरी वीडियो की वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो सेट नंबर 7 था आईआर का, उसमें हमने इंडिया एंड इट्स नेबरहुड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने चाइना, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह कंट्रीज़ के साथ जो भी इंडिया के को लेकर डीलिंग्स हुई हैं पिछले कुछ टाइम में उनको कवर किया था। यहाँ पर हम इंडिया एंड वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जनरली आईआर की वेटेज वैसे तो पिछले कुछ सालों से बढ़ती आ रही है। अगर आप देखें 2015-16 के बाद से यूपीएससी इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आईआर। लेकिन 2020 थोड़ा पेक्यूलियर साल है एंड आई थिंक इस साल वेटेज आईआर की काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट, बिकॉज इसमें इस साल जो भी इवेंट्स हुए हैं वो मोस्टली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द आईआर टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5 विषय कवर किए जाएंगे। पहला, इंडिया एंड ईयू के बीच में जो समिट हुई थी, उसके बाद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में समिट हुई थी जिसको लेके समोसा खिचड़ी डिप्लोमेसी भी काफ़ी चर्चा में रही। देन इंडिया वियतनाम का जो जॉइंट कमीशन था ये भी रिसेंटली हेल्ड हुआ था। यूएस ने सस्पेंड किए थे यहाँ पे कुछ वीज़ाज़। देन वर्चुअल मीटिंग हुई थी आरआईसी की। आप देख सकते हैं इस 5 विषयों में जो 4 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, 4 की वर्चुअल मीटिंग्स हुई थी कोरोना के चलते। Very very important everything is. Let us begin with the first topic, India EU. As you can see, 16th July 2020 India EU partnership can play important role in economic reconstruction and humanity centric, right? यहाँ पर 15वीं समिट हुई थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इट वॉज हेल्ड इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। एज आई टोल्ड यू द रीज़न, कोविड-19 के चलते वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था ये। इसके की आउटकम्स क्या थे? देखिए, वैसे तो EU को लेकर काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन वो हमेशा से यही रहा है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, जिसको हम BTIA के नाम से जानते हैं। लगभग 2006 या 2007 से इसको लेके नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन अभी तक BTIA फाइनलाइज नहीं हो पाया है बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन ब्लॉक। यहाँ पर आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बिफोर दैट अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर समिट की, यहाँ पर सबसे पहले तो एक रोड मैप को अडॉप्ट किया गया था। इंडिया EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अ रोड मैप टू 2025 वॉज अडॉप्टेड टू गाइड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द EU ओवर द नेक्स्ट 5 years। सबसे पहली चीज़ ये वाला रोड मैप अडॉप्ट किया गया था। दूसरे नंबर पर हमने एक हाई लेवल डायलॉग को एस्टैब्लिश करने की बात की है, वो भी रेगुलरली, ताकि हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी यहाँ पे विवाद का मुद्दा बना हुआ है बिटवीन द 2 ब्लॉक्स रिगार्डिंग BTIA, उसको यहाँ पे सुलझा सकें, उसकी नेगोशिएशंस को यहाँ पे गाइड कर सकें और जल्द से जल्द BTIA को यहाँ पे साइन कर सकें। थर्डली, इंडिया यूरेटॉम अग्रीमेंट ऑन R&D कोऑपरेशन फॉर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वॉज ऑल्सो साइंड। यूरेटॉम का फुल फॉर्म क्या है? यूरेटॉम स्टैंड्स फॉर यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। इंडिया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक समझौता हुआ है ऑन R&D फॉर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। दीज आर द मेन थिंग्स जो कि यहाँ पर आउटकम्स रही हैं इस पर्टिकुलर सम्मेलन की। इंडिया EU BTIA के बारे में बता दूँ, इसकी नेगोशिएशन चल रही है लगभग 2007 से, लेकिन अभी तक इसको लेकर
किसी भी यहाँ पे कंट्री ने साइन नहीं किया है। इसमें कुछ मुद्दे हैं, यूरोपियन यूनियन की कुछ डिमांड्स हैं और इंडिया की कुछ अपनी डिमांड्स हैं। यूरोपियन यूनियन की डिमांड्स क्या हैं? यूरोपियन यूनियन की डिमांड्स काफ़ी सिंपलिस्टिक हैं, आप समझ भी सकते होंगे। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है उसको यहाँ पे कम किया जाए। इसको हम ड्यूटी बोल सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर इसको टैरिफ बोल सकते हैं कि ये वाली जो ड्यूटी है आपको कम करनी होगी। आपको मालूम होगा ईयू की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन है, फॉर एग्जांपल स्कोडा है, ये सभी BMW हैं, ये सभी गाड़ियाँ भारत में बहुत महंगी पड़ती हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इनके ऊपर ड्यूटीज़ बहुत लग जाती हैं, जिसके चलते उनकी सेल भारत में उतनी नहीं हो पाती है। दूसरी आती है टैक्स रिडक्शन ऑन वाइन्स एंड स्पिरिट्स। सो यहाँ पे यूरोप आपको मालूम होगा बिकॉज ऑफ द मेडिटरानियन वेदर, वहाँ पे मेडिटरानियन क्लाइमेट, वहाँ पे वाइन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, राइट। लेकिन उसका अगेन उतना एक्सपोर्ट भारत में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी मार्केट उतनी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई है। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न जो कि यहाँ पे BTIA साइन नहीं हो पाया है। देन अ स्ट्रॉन्ग IPR रिजीम, इसको लेके यूरोप ने भारत को कई बार यहाँ पे आलोचना की है भारत की कि आपकी IPR रिजीम में काफ़ी सारी कमियां हैं, काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, जबकि भारत ये बोलता है कि हमारी जो IPR की रिजीम है वो बेसिकली वाइपो के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है उसके साथ सिंक्रोनाइज है, लेकिन EU बोलता है कि आपकी रिजीम अभी भी काफ़ी वीक है। देन लैक ऑफ डेटा प्रोटेक्शन रिजीम इन इंडिया, भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेके कोई भी कानून अभी तक नहीं आया है। और यूरोप में आपको मालूम होगा, और ये क्वेश्चन पहले भी UPSC में आ चुका है, यूरोप ने अपने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को लागू कर दिया था, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। सो इन सब जो कारणों की वजह से यूरोप यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि हम भारत के साथ BTIA साइन नहीं करना चाहते हैं। वहीं पर इंडिया की भी कुछ डिमांड्स हैं जिसकी वजह से ये साइन नहीं हो पा रहा है। इंडिया ये बोल रहा है कि हमारे IT सेक्टर को आपको डेटा सिक्योर स्टेटस देना होगा। अगर ये दे पाते हैं, आपको मालूम होगा इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अगर किसी क्षेत्र में होते हैं सो वो होते हैं यहाँ पे सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि IT के क्षेत्र में। लेकिन यूरोप की मार्केट को इंडिया कैप्चर नहीं कर पाया है बिकॉज यहाँ पे इंडिया को डेटा सिक्योर स्टेटस नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली डेटा सिक्योर स्टेटस क्यों नहीं दिया गया है? बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन के कानून की यहाँ पे कमी है। देन सेकेंड, इंडिया इज़ ऑल्सो आस्किंग टू ईज द नॉर्म्स ऑन टेम्प्रेरी मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। आपको मालूम होगा अगेन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी टेम्प्रेरी मूवमेंट होती है, इनफैक्ट इसके बारे में चर्चा मैं आगे भी करूँगा US के संदर्भ में, वो मेजरली US या कनाडा साइड पे होती है, राइट। लेकिन वो EU में उतनी नहीं होती जितनी की हो सकती है। सो यहाँ पर टेम्प्रेरी मूवमेंट के लिए लेकर यहाँ पे प्रावधान उपलब्ध नहीं है। देन रिलैक्सेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये भी जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, आपको मालूम होगा 2014-15 के आसपास की न्यूज़ है, जब भारत के जो रत्नागिरी मैंगोज़ हैं जो कि बहुत फेमस माने जाते हैं, इवन दुनिया भर में बहुत इनकी डिमांड होती है, इसका यहाँ पे जो इंपोर्ट था EU ने एक बार के लिए बंद कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सो इन चीज़ों को लेकर भी इंडिया आज तक इन चीज़ों को लेकर रेजोल्यूशन नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से एज आई एम रिपीटिंग कि BTIA साइन नहीं हो पाया है। सो दीज आर सर्टन डिमांड्स। अगेन इनको लेके सवाल प्रीलिम्स में शायद आए शायद ना आए, बट इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ कुछ संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये ऑन अ फनी नोट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बायलैटरल समिट हुई थी, पहली बार वर्चुअल समिट हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि वो मोदी के हग को मिस कर रहे हैं, एंड ही ऑल्सो सेड कि यहाँ पर हम समोसा खिचड़ी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो इन्होंने ये कहा कि मैं अगली बार जब आपसे मिलूँगा तो मैं गुजराती मेड खिचड़ी खुद ब खुद तैयार करूँगा एंड देन आई विल प्रेजेंट इट टू यू, एंड ऐसी कुछ बातें हो रही थी। बेसिकली ये दिखाती हैं कि दोनों कंट्रीज़ में, स्पेशली दोनों कंट्रीज़ के जो PMs हैं, उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर आप कह सकते हैं एसोसिएशन है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, विच गोज़ टू से कि हमारे रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। खैर बात करते हैं कि यहाँ पर जो नतीजे निकले इस सम्मेलन के वो क्या क्या थे। सो सबसे पहले तो दो बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी उसको हमने बदल के कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर आप मेंस में इसकी तैयारी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि स्ट्रैटेजिक से कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है। यहाँ के लिए इतना समझ लीजिए कि हमारे जो टाइज़ हैं वो और बेहतर हो चुके हैं, राइट।
सो अगर पहले वो स्ट्रॉन्ग थे तो अब वो स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। सेकेंडली, एलिवेटेड द 2+2 एंगेजमेंट टू द लेवल ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। पहले क्या था, 2+2 में फॉरेन एंड डिफेंस सेक्रेटरीज मिलते थे, यानी कि दोनों देशों के सचिव मिलते थे, अब दोनों देशों के मंत्री मिलेंगे। सो यहाँ पर भी माना जा रहा है कि इससे भी हमारी जो एंगेजमेंट है वो और बढ़ जाएगी। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इंडिया का ऑलरेडी 2+2 का एंगेजमेंट किस किस के साथ है, यूएसए के साथ है और जापान के साथ है। इसी संदर्भ में आपको मालूम होगा यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चार मिलकर बनाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग दैट गोज़ बाय द नेम ऑफ क्वाड, जिसको हम QSD के नाम से भी जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन द 4 कंट्रीज़। आजकल बहुत सुर्खियों में है एंड माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय में, बहुत ही कम समय में, इसको मिलिटराइज भी किया जा सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेके सवाल आने के बहुत चांसेस हैं, व्हाट इज़ क्वाड, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अहम यहाँ पे MOU साइन किया गया था बिटवीन द 2 कंट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर MOU को साइन होने के बाद 2 बड़े यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, कोबाल्ट एंड जिरकॉन, इसका मेजर सप्लायर भारत को बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एंड ये भी माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय में शायद कुछ और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि एंटीमनी हुआ, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स हुए, इनको भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सप्लाई कर सकता है भारत को। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, सो इसकी सबसे खास बात यह है कि इंडिया की निर्भरता चाइना के ऊपर कम हो जाएगी इन स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को लेके। सो दिस वाज साइंड एज यू कैन सी ओवर हियर, जून 4 की ये खबर है जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की डील को साइन किया था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी एग्रीमेंट हुई है दोनों के बीच में, दैट इज़ द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेके सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया ने अपने कोकोस आइलैंड को लेके और इंडिया ने अपने अंडमान निकोबार आइलैंड को लेके ये कहा है कि हम दोनों इन दोनों आइलैंड्स की बेसिकली इंटर ऑपरेबिलिटी को लेके ओके हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया अगर चाहे तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एज मिलिट्री बेस यूज़ कर सकती है और भारत अगर चाहे तो कोकोस आइलैंड को एज मिलिट्री बेस यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विच इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज़। इसके अलावा जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आने वाले समय में जितना इंपॉर्टेंट एक समय पे अटलांटिक का रीजन था, उतना इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है इंडो पैसिफिक का रीजन। सो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर एक शेयर्ड विजन को अनाउंस किया है। इंडिया यहाँ पर केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं, क्वाड ग्रुपिंग के बाकी देशों के साथ, यूएसए हुआ, जापान हुआ, हर देश के साथ इंडो पैसिफिक को लेके कुछ ना कुछ कर रहा है। सो इंडो पैसिफिक के बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको प्लीज़ एक बार रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में क्या क्या हुआ है एंड सोचिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्दर अगर हम बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में, सो 2014 की ये बात है जब हमने ऑलरेडी, ये थोड़ा बैकग्राउंड है, हमने ऑलरेडी सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन कर लिया था। और ये क्यों किया था? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, आपको मालूम होगा, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नंबर 1 पे आता है। कजाकिस्तान इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कनाडा इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसमें आई फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग जिसको आपको खुद जाके चेक करना होगा कि ये AKC, ये बेसिकली प्रोडक्शन की इनकी रैंकिंग है, लेकिन रिजर्व्स की रैंकिंग थोड़ी अलग है। सो प्लीज़ बिवेयर, उसको जाके खुद से चेक कर लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, वन इज़ ऑस्ट्रिंडेक्स 2019, देन वी हैव ऑस्ट्रा हिंद, देन वी हैव एक्स्ट्रा एक्सरसाइज पिच ब्लैक एंड काकाडू बायनियल एक्सरसाइज। ये चारों एक्सरसाइजेज होती हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंडिया वियतनाम। अगेन ये वैसे तो अगेन इंडिया और वियतनाम के जो रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, बट बिकॉज इस साल इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ की वजह से ये रिलेशंस ज़्यादा न्यूज़ में आ गए हैं। बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया वियतनाम के और नज़दीक आ सकता है ओइंग टू द फैक्ट कि यहाँ पर चाइना से इसकी दूरी बढ़ रही है। खैर, एंड ऑल्सो बिकॉज दोनों के लिए ही यहाँ पर चाइना इकोनॉमिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, इंडिया और वियतनाम दोनों के लिए ही। सो इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया और वियतनाम की जो भागीदारी है, जो सहयोग है, वो बढ़ सकता है। 17th इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन वॉज हेल्ड एज यू कैन सी August 25, 2020, राइट। इसमें जो की आउटकम्स हुए,
इसमें बेसिकली आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर बेसिकली ये प्रॉमिस किया है कि हम अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। दो चीज़ें हैं इसमें, इन लाइन विद इंडियाज़ इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव एंड एशियान्स आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। ये जो इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव है, ठीक है, ये पिछले साल बहुत चर्चा में था। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लास्ट ईयर इस पर सवाल आएगा, हालांकि आया नहीं। इस साल डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। भारत ने अपने स्तर पर पहली बार कोई ऐसी पहल ली है जिसमें इंडो पैसिफिक का नाम सीधा सीधा आया है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ठीक है। एंड वहीं पर जो एशियान की आउटलुक है उसमें ये बोल रहा है, एशियन आउटलुक चलाई जा रही है एशियान के द्वारा ऑन द इंडो पैसिफिक एनविसाजेस एशियान सेंट्रलिटी एज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। दोनों कंट्रीज़ ने ये कहा है कि हम दोनों जो ये पहले हैं इनको कहीं ना कहीं आगे जाके मिलवाएंगे सो दैट हम इसमें एक साथ काम कर सकें। देन इंडिया वियतनाम के जो रिलेशंस हैं इसमें 3-4 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसको पूरा समझ लीजिए कहाँ कहाँ पे हमारी कोऑपरेशन होती है। सबसे पहले नीचे वाली इमेज को देखिए आप। इज़ इंडिया सेट टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू द फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। देखिए, ये थोड़ा सेंसेशनल कवरेज है न्यूज़ का, डोंट गो बिहाइंड दैट। इंपॉर्टेंट टू नोटिस, ब्रह्मोस मिसाइल को लेके वियतनाम काफ़ी लंबे समय से इंडिया के पीछे लगी हुई है कि वी वांट यू टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू अस, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइन होते हैं, इंडिया यहाँ पे बाध्य है, वो नहीं कर सकता है। बट अगर ये हो जाता है, अगर हम किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस कोऑपरेशन जो हम मान सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से यहाँ पर जो इंटरेस्ट है दुनिया का बढ़ रहा है, सो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो पाता है, इट विल बी ह्यूज थिंग, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है, किसी इंडिया ने वियतनाम को एक सिंगल ब्रह्मोस मिसाइल भी सप्लाई नहीं की है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, जो ये तो हुआ पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ ONGC विदेश। सो ONGC विदेश क्या है? ONGC का नाम आपने सुना होगा, भारत की फ्लैगशिप नेशनल ऑयल कंपनी है, ठीक है। आजकल चर्चा में भी है। ONGC के सूरत प्लांट में रिसेंटली ब्लास्ट हुआ था, सो इसके चलते चर्चा में भी है। एंड इनफैक्ट आजकल इस एक और कारण की वजह से भी चर्चा में है। ONGC का जो सूडान का बेसिकली इनका प्लांट था, इन्होंने बंद कर दिया है। दे आर एग्जिटिंग सूडान ड्यू टू वेरियस रीजंस। खैर, यहाँ पे अगर हम बात करें, ONGC विदेश बेसिकली एक मिनी रत्ना कंपनी है। CPSE यानी कि PSU है ये, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत काम करती है, और ये बेसिकली ओवरसीज़ आर्म है ऑफ ONGC। ये वियतनाम में काफ़ी लंबे अरसे से लगी हुई है, और वियतनाम का जो SCS का एरिया है, साउथ चाइना सी का जो वियतनाम का एरिया है, वहाँ पर ONGC विदेश के पास एक ब्लॉक है फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये भी कुछ देर पहले चर्चा में था। ONGC विदेश ने यहाँ पे डिमांड की थी कि हम यहाँ पे जो साउथ चाइना सी का जो ब्लॉक है उसको स्वैप करना चाहते हैं, कि उसको आप रख लीजिए, हम कोई और ब्लॉक रख लेते हैं, एंड सो ऑन। बट अगेन दैट इज़ नॉट रिलेवेंट। इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि ONGC विदेश काफ़ी टाइम से चर्चा में चल रहा है, सो यू शुड नो दैट। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन के लिए 2003 में एक समझौता साइन किया था, इन अंडर विच दे एनविसाज्ड क्रिएटिंग एन आर्क ऑफ एडवांटेज एंड प्रॉस्पेरिटी इन द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। फर्दर लास्टली, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी 2007 में, और अब ये एलिवेट कर दी गई थी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 2016 में। सो रिमेंबर दिस, टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी करी है स्ट्रैटेजी को कॉम्प्रिहेंसिव करा है, वियतनाम के साथ पहले कर दी थी हमने स्ट्रैटेजी को कॉम्प्रिहेंसिव में 2016 में। एंड दोनों देश यहाँ पे, दोनों मुल्क जो हैं वो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के भी सदस्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन को लेकर UPSC 2016 में सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है। द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन November 10, 2020 एट वियंतनी, लाओस, ठीक है। लाओस के अंदर है वियंतनी, डोंट कंफ्यूज, वियतनाम के अंदर नहीं है वियंतनी, लाओस के अंदर है वियंतनी, उसका कैपिटल भी है। इसमें 6 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया है 1 मेंबर, ठीक है, और यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं। ये 5 वो मेंबर्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से मेकोंग फ्लो करती है। जो काम भारत के लिए गंगा करती है, अगर हम भारत के लिए गंगा को लाइफलाइन बोल सकते हैं, सिमिलरली मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक तरीके से लाइफलाइन है,
ठीक है। सो ये 6 कंट्रीज़ MGC का पार्ट हैं। 2000 में इसको स्थापित किया गया था और इनके 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। फर्दर बात करते हैं वेरी क्विकली, लेट मी स्पीड अप थिंग्स ओवर हेयर। इंडिया और USA के बीच में यहाँ पे क्या हुआ? सो बेसिकली रिसेंटली USA ने यहाँ पे वर्क वीज़ास को निलंबित करने की बात की है, विच इंक्लूड H1B, H2B, H4J एंड L वीज़ास अंटिल December 31। इसको लेके कई सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑब्वियसली द रीज़न इज़ COVID-19 एंड सेकेंडली दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लोकल जॉब्स, कि हम यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनके एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको केवल और केवल इतना ही समझना है कि ये टाइप्स ऑफ वीज़ास यानी कि कौन से टाइप के वीज़ा होते हैं। सो देखिए H1B, आई एम श्योर आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। ये बेसिकली ये वाला वीज़ा होता है जिसके तहत US की कंपनी फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकती है। कितने कार्यकाल के लिए? 3 साल के लिए, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 साल के लिए। इसी के तहत एक और वीज़ा होता है H4, ठीक है। सो H1, H4 ऑलमोस्ट सिमिलर है, H1B और H4 सिमिलर है। H4 यानी कि जो इंसान जा रहा है, अगर उसके फैमिली मेम्बर्स को जाना है, मान लीजिए किसी लड़की को USA में नौकरी मिली है US की कंपनी के लिए, सो अगर उसके पति को उसके साथ जाना है, उसके बच्चों को उसके साथ जाना है, सो उनको H4 वीज़ा यहाँ पे लेना होगा, ठीक है, लाइक स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ H1B वर्कर्स। इसके बाद आता है L1 वीज़ास। सो L1 और H1B में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन L1 में क्या होता है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स जा सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 7 ईयर्स। H1B में 6 साल तक के लिए, पहले 3 फिर 6, ठीक है। L1 में 7 ईयर्स के लिए, लेकिन हाईली स्किल्ड के लिए। H2B वीज़ाज़ में क्या होता है, फूड और एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए यहाँ पे जाने के लिए प्रावधान है। और J1 में क्या होता है, कल्चरल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए यदि कोई US जाना चाहता है। आपको केवल पहले 3 याद करने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में हुए इंडिया आइडियाज़ समिट, जो कि US IBC के द्वारा कंडक्ट की जाती है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसको कंडक्ट किया गया था। इसकी जो थीम थी, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। जस्ट रिमेंबर दिस, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं याद करना। हाल ही में इंडिया आइडिया समिट हुई थी, किसने करवाई थी? US IBC ने। इसकी थीम थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, दैट्स ऑल, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज की गई थी इंडिया और USA के द्वारा, पैसेज एक्सरसाइज, जिसको हम पैसेक्स के नाम से भी जान रहे हैं यहाँ पर। सो पैसेक्स की जो एक्सरसाइज है, बहुत ही बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट मानी गई थी, बिकॉज ये हुआ था नियर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान और निकोबार का जो द्वीप समूह है, उसके पास में हुआ था ये। एंड US का सबसे बड़ा जो कैरियर है, USS निमिट्स, इसने यहाँ पे हिस्सा लिया था। भारत के कई सारे यहाँ पे जो शिप्स हैं और कई सारे यहाँ पे पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। 5 से 6 वेसल्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया था, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अगेन ये एक तरीके से दर्शाता है कि कितना सीरियस हैं इंडिया भी और USA भी साउथ चाइना सी को लेके और इंडो पैसिफिक को लेके। अंडमान निकोबार जो है वो एक तरीके से इंडो पैसिफिक के जंक्चर पे फॉल करता है, ठीक है। इसीलिए इसके आसपास कई सारी एक्सरसाइजेस हो रही हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, वेरी ब्रीफली बात करूंगा, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल। सो ये ऑब्वियसली इस साल जो RIC की मीटिंग थी, ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं रही, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे चल रहा है सीमा पे गतिरोध, जिसको लगभग 5 महीने हो चुके हैं। माना जा रहा है कि ये गतिरोध और एक्सटेंड होगा और सर्दियों में भी खिंच सकता है, राइट। सो यहाँ पर हमारे जो विदेश मंत्री मिस्टर S जयशंकर, इन्होंने विजिट किया और इन्होंने यहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग की विद चाइनीज़ काउंटर पार्ट आफ्टर द वायलेंट फेस ऑफ इन गलवान वैली, जिसके तहत भारत के 20 जवान यहाँ पर बेसिकली वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिट हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। इसमें भी वर्चुअल मीटिंग हुई। इंपॉर्टेंट क्यों थी? बिकॉज सबसे पहले तो 75th एनिवर्सरी हुई थी ऑफ द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इसको किस नाम से जाना जाता है रशिया में? विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, फाउंडेशन ऑफ UN के भी यहाँ पे 75 साल पूरे हुए थे। सो कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई RIC में, बिकॉज यहाँ पर इंडिया और चाइना सेम पेज पे नहीं थे। सो रशिया ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। रशिया ने बेसिकली एक तरीके से मॉडरेशन का काम किया बिटवीन द 2 कंट्रीज़, इसके अलावा कुछ हो नहीं पाया। RIC के बारे में, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। काफ़ी पुराना संगठन है ये, और ये बनाया गया था वेस्टर्न अलायंस NATO को एक तरीके से काउंटर बैलेंस करने के लिए। इसका जो मेन काम था कि हम UN में सुधार चाहते हैं, हम काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में बदलाव चाहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन द आउटर स्पेस वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज़ें पाइपलाइन में हैं, किसी पर भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, राइट। इसी के साथ मैं यहाँ पे IR के भी कंप्लीट क्रैश कोर्स को वाइंड अप करता हूँ एंड आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी जो वीडियोज़ हैं उससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले।
करंट अफेयर्स को लेके हम कभी भी नहीं कह सकते यूपीएससी में वेटेज क्या होगी, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें किसी भी तरह के करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, राइट। सो सीमित समय में जितना हो सके आप उसको ज़रूर कीजिएगा एंड आने वाले प्रीलिम्स में परफॉर्म द बेस्ट दैट यू कैन, राइट। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।